हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल ड्यू एजुकेशन में एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फासीवाद से क्या अभिप्राय है, इटली में इसके विकास का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी नाजीवाद के ऊपर, जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है, जिसकी वो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाइए तथा वीडियो को ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, आइए समय बर्बाद ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फासीवाद का अर्थ क्या है। तो फासीवाद से अभिप्राय है कि एक तंत्र या तानाशाही शासन जहां राज्य की शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है। ऐसे शासन की नींव मुसोलिनी द्वारा इटली के प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात रखी गई। दोस्तों, मैं आपको इजीली बता दूं कि फासीवाद का अर्थ क्या है। एक तंत्र या तानाशाही शासन। एक तंत्र का मतलब जो पूरी वो कंट्री है, वो राज्य है, उस पर जो शासन करेगा एक ही व्यक्ति करेगा। जैसे मैं अगर करंट में एग्जाम्पल लूँ, चाइना का जो पीएम है यानी शी जिनपिंग है ना, वो तानाशाही जो वहाँ पर शासन है। दूसरा नॉर्थ कोरिया में कौन, जो आपका नाम बड़ा फेमस है उसका, मैं रिकॉल अभी नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ, किम जोन। तो वहाँ का जो तानाशाही शासन है, ठीक है। लेकिन पहले भी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले भी ऐसे कई तानाशाही शासन होते थे जिनमें एक ही व्यक्ति शासन करता था, तो उन्हें हम क्या कहते थे, फासिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, इसमें जो शक्तियाँ होती थी ना, वो विकेंद्रीकरण ना होते हुए केंद्रीकरण होती थी। यानी जो शक्तियाँ उनका बंटवारा नहीं होता था, मतलब एक ही व्यक्ति के रूप में निहित होती थी सारी शक्तियाँ। जो कहाँ कब देखी गई थी, इटली में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। तो दोस्तों, इसके जो फासीवाद के मतलब उत्थान यानी इसका जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था, इसका प्रारंभ हुआ था, वो कि उसके कारण क्या रहे थे, हम उस पर अब बात करते हैं। तो यूरोप और विशेषकर इटली में फासीवाद के उदय के कारण इस प्रकार हैं। तो पहला कारण है दोस्तों, वर्साय के संधि पत्र के पश्चात इटली में निराशा। तो मैं आइए इस पॉइंट को हम देखते हैं। इटली ने पहले विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ दिया। ध्यान से सुनना दोस्तों, इटली ने पहले विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ दिया और 1915 ईस्वी की लंदन की गुप्त संधि के अनुसार उसे टायरोल के कुछ प्रदेश जैसे इरिस्टिया, अल्बानिया, जर्मनी और टर्की के कुछ भाग प्राप्त होने की आशा थी। परंतु पेरिस के शांति सम्मेलन में विल्सन के विरोध ने सभी आशाओं पर पानी फेर दिया। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या था, एक वर्साई जो संधि हुई थी ना, उसके पश्चात जो इटली में निराशाजनक हो गई थी। क्या, क्योंकि जो इटली था वो मित्र राष्ट्र था, उसमें जो कुछ प्रदेश कौन से, अर्मेनिया, इरिस्टिया, अल्बानिया, जर्मनी, टर्की, कुछ भाग प्राप्त होने की आशा थी। लेकिन जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, उसमें जो शासक थे विल्सन के विरोध ने सभी आशाओं पर पानी फेर दिया था, क्योंकि वो जो भाग मिलने वाले थे वो इटली को अब नहीं मिले। वर्साय संधि के अनुसार उसे केवल दक्षिणी ट्रायरोल और डलमेशिया के तट के कुछ भाग ही प्राप्त हुए। किसको प्राप्त हुए, इटली को। जर्मनी और टर्की के औपनिवेशिक साम्राज्य का कुछ भी भाग प्राप्त ना हुआ। जो जर्मनी और टर्की के जो औपनिवेशिक साम्राज्य थे, यानी औपनिवेशिक जो टर्कनी और जर्मनी जो देशों ने दूसरे देशों पर कब्जा कर लिया था, उसके जो साम्राज्य का कुछ भी भाग जो है इटली को प्राप्त ना हुआ। इटली निवासी समझने लगे कि उनके साथ धोखा किया गया है, उनकी विजयों की जो अवहेलना की गई है। इटली के साम्राज्यवादी भावना को भी ठोस पहुंची, जिससे फासिज्म को पनपने की जो है मदद मिली। दोस्तों, यही है इसमें जो उन्हें आशा थी कि ये हमें प्रदेश मिल जाएगा, लेकिन जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था उसमें इसकी जो आशा थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई, जिसमें वहाँ के शासक और जो जनता के बीच रोष उत्पन्न हो गया, यानी गुस्सा उत्पन्न हो गया, जिसके कारण वहाँ पर तानाशाही यानी फासिज्म को पनपने की मदद मिली। अगला कारण है दोस्तों, आर्थिक संकट। युद्ध में जन की हानि के साथ इटली में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। युद्ध में लाखों व्यक्ति मारे गए, अरबों रुपए खर्च हुआ, राष्ट्रीय ऋण में बहुत वृद्धि हुई, साथ ही साथ वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए, मुद्रा के मूल्य में कमी आ गई, देश में अन्न
की कमी थी और बेरोजगारी बढ़ रही थी। यानी जो देश में इटली में कम से वो जो अन्न की तो पहले कमी थी और बेरोजगारी भी बढ़ने लगी। व्यापार और उद्योग नष्ट हो गए थे। युद्ध के पश्चात इटली धनी देश नहीं रह गया था। वहाँ के लोग पहले से निर्धन हो गए थे और साथ ही साथ बिगड़ी हुई आर्थिक दशाओं ने वातावरण में और भी अधिक असंतोष उत्पन्न हो गया, जिसके कारण वहाँ पर क्या फासिज्म का उत्पन्न माना जाता है। अगला कारण है दोस्तों दुर्बल सरकार यानी कमजोर सरकार। वर्साई के स्थान पर होने वाली संधि द्वारा हुए अपमान तथा निराशा और आर्थिक संकट के कारण इटली में व्यापक असंतोष और गुस्सा की लहर फैल गई। इस समय इटली में उदारवादी दल की प्रजातंत्रीय जो सरकार थी देश की समस्याओं के प्रति जवाबदेही नहीं थी और इतनी दुर्बल थी यानी कमज़ोर थी कि स्थिति को काबू ना कर सकी। यानी इसमें ये कहा गया है कि वर्साई के स्थान पर जो होने वाली संधि द्वारा ना कुछ इसमें निराशाजनक या इटली में ऐसी बात हुई थी जिससे जो व्यापक स्तर पर वहाँ पर गुस्सा फैल रहा था और वहाँ की जो उदारवादी दल यानी जो प्रजातंत्रीय सरकार थी यानी जो प्रजा के द्वारा चुनी गई सरकार थी वो जनता के जो प्रति यानी उनके समस्याओं के प्रति जवाबदेही नहीं थी। यानी वो जनता के सवालों का जवाब नहीं देती थी। इसका मतलब जवाबदेही नहीं थी और इतनी दुर्बल सरकार थी कि स्थिति को काबू ना कर सकी वहाँ पर, जिसके कारण वहाँ पे भी फासिज्म का उदय हुआ। इसलिए जनता एक शक्तिशाली सरकार की स्थापना की आशा करने लगी। जनता की इस भावना ने फासिज्म को फलने फूलने से बड़ी सहायता दी। अगला कारण है दोस्तों विभिन्न राजनीतिक दलों का आपसी मतभेद। यानी क्या विभिन्न जो दल थे वहाँ इटली में जो भी पार्टी थी उनका जो आपसी मतभेद। इटली में उदारवादी कैथोलिक और समाजवादी दल विद्यमान थे। छोटी छोटी पार्टियां की अपनी अलग अलग नीतियां और कार्यक्रम थे। आनुपातिक चुनाव प्रणाली के कारण लोकसभा में भी विभिन्न दलों के सदस्य निर्वाचित होते हैं। ध्यान रखना आनुपातिक चुनाव प्रणाली है उनके कारण जो लोकसभा में भी विभिन्न दलों के सदस्य निर्वाचित होते हैं। और जो भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ध्यान रखना आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से जो है ना राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है अपने भारत में। आपसी मतभेद के कारण राजनीतिक क्षेत्र में समस्या उत्पन्न होने लगी। प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टियों के आपसी मतभेद और कमजोरियों का लाभ समाजवादी दलों ने उठाना आरंभ कर दिया। ऐसी समस्या फासिज्म के उदय में बड़ी सहायक सिद्ध हुई। तो आपसी मतभेद के कारण वहाँ की जो पार्टियों में वो भी फासिज्म के उदय का एक बड़ा समस्या मानी जाती है। अगला कारण है दोस्तों समाजवादियों की कार्यवाहियाँ। यानी जो समाजवादी पार्टी थी उनके जो कार्यवाहियाँ उनके द्वारा जो किए गए काम या नीति बनाई गई वो यहाँ बात कही जाएगी। तो समाजवादियों ने अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करके वातावरण को और भी दूषित बना दिया। उन्होंने देश में पहले से ही विद्यमान समस्याओं में वृद्धि करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साम्यवादियों ने क्रांतिकारी भावनाओं को भड़काया जिससे किसानों ने जमींदारों की भूमि पर अधिकार कर लिया। मजदूरों ने हड़ताल करना, मशीनों को तोड़ना और कारखानों पर अधिकार जमाना आरंभ कर दिया। रेल, डाक आदि विभागों में हड़ताल होने लगी। साम्यवादी अराजकता फैलाकर सरकार का तख्ता उलटकर शासन पर स्वयं अधिकार करने के सपने देखने लगे। लोग इस स्थिति से तंग आ चुके थे। वे एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सत्ता की स्थापना के इच्छुक थे। वो विश्वास रखते थे कि इतनी लोग वहाँ की इटली में जो सरकार में आपसी मतभेद के कारण अराजकता हो रही है, गरीबी हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, तो वहाँ की जनता क्या चाहती थी? यह सत्ता हटा के एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सत्ता की स्थापना की वो कामना करते थे। इस प्रकार की परिस्थितियों ने भी फासिज्म को जन्म दिया। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपको जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसमें जो हमने कंटेंट आपको बताया वो भी अच्छा लगा होगा। दोस्तों एक वीडियो को लाइक तो ज़रूर बनता है, अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाए। और अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और जो पहली बार
इस वीडियो को देख रहा है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और बगल में जो बेल आइकन पे है उसे भी दबाना ना भूलें, ताकि जो ऐसी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचती रहे।